हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस, स्त्री रोग यानी कि प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग पेपर फर्स्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और एक एक करके हर एक टॉपिक को अपन देखेंगे। अगर ये टॉपिक्स अगर आप करते हो, ये ऑल टाइम इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखने जा रहे हो तो मैंने जितने भी प्ले लिस्ट में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डाले हैं वो स्किप करना ही नहीं है, वो टॉपिक्स आपको करके ही जाना है। ठीक है, क्योंकि उन टॉपिक्स से आपके LAQ SAQ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ओके, तो अगर आपको पास होना है अच्छे नंबर से तो ये टॉपिक्स जो भी मैं अपने प्लेलिस्ट के ऊपर अपने चैनल के ऊपर डाला हूँ फाइनल ईयर का, ठीक है, हर सब्जेक्ट का, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो आपका रोग निदान हो, ठीक, सॉरी रोग निदान बोलता हूँ, आपका कौमार्य भृत्य हो, आपका जो केसी है वो हो, ठीक है, शैल्य हो, शलाक्य हो, या फिर आपका संहिता अध्ययन थर्ड हो। ठीक है, तो संहिता अध्ययन थर्ड में तो मैंने सारे को बहुत सिंप्लीफाई व्यू में मैंने बताया है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के तो मैंने इंपॉर्टेंट जो है सीरीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सीरीज के थ्रू इंपॉर्टेंट ही चीज़ें, चाहे पंचकर्म हो, तो उतने आपको पढ़ के जाने ही है। अगर आप इतना पढ़ के जाते हो तो आपको 100% है कि पासिंग नंबर से ज़्यादा आ जाएगा आपका। ठीक है, पास तो हो ही जाओगे, लेकिन ये टॉपिक्स मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपको आना चाहिए, इतना आपको लिखना ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का 21 टॉपिक्स में से फर्स्ट नंबर का टॉपिक। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले स्त्री के हैं, तो स्त्री के यहाँ पे परिभाषा बताया गया है, सत्यायिति गर्भो आश्याम, अर्थात जिसके शरीर के अंदर गर्भ निर्मित होता है या बढ़ता है उसे क्या है, स्त्री की संज्ञा दी गई है। तो सत्यायति गर्भो अस्याम, अर्थात जिसके शरीर के अंदर गर्भ निर्मित होता है या बढ़ता है उसे स्त्री कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आपका दिया गया है। क्या बोला गया है? सचिएत शुक्र शोणित आस्य आस्यस्य स्त्री शत्याय शुक्र शोणितो आस्य स स्त्री शस्यायति गर्भ यश्यमिति। ठीक है, तो ये श्लोक याद नहीं करते तो भी चलेगा, ये छोटा तो श्लोक याद रखना है। इसका मीनिंग बस याद रखना कि जो शुक्र एवं शोणित का संचय करे उसे स्त्री कहते हैं। तो जो शुक्र एवं शोणित का संचय करे उसे क्या है, स्त्री की संज्ञा दी गई है। जिसमें गर्भ का आधान हो, ठीक है, तो जिसमें गर्भ का आधान हो या जो गर्भ का धारण करे उसे स्त्री कहते हैं। तो जो इसमें गर्भ का आधान हो या जो गर्भ का धारण करे उसे क्या कहते हैं, स्त्री कहते हैं। फिर स्त्री के पर्याय हैं, श्लोक में एक बार पढ़ूंगा फिर हिंदी अपन देखेंगे, हिंदी आपको ध्यान में रखना है। तो स्त्री बिंद बला योषा नारी सीमंतनी वधु प्रदीप दर्शनी वामा वनिता महिला तथा। ठीक है, तो क्या क्या बोला जाता है, स्त्री बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा योशिद भी बोलते हैं, अबला भी बोला गया है, योषा भी बोला गया है, नारी भी बोला गया है, सीमंतनी भी बोलते हैं, वधु, प्रदीप दर्शनी, ठीक है, तो प्रदीप दर्शनी, वामा, वनिता, महिला, ये सभी किसके पर्याय हैं, स्त्री के पर्याय हैं। योशिद, अबला, योषा, नारी, सीमंतनी, वधु, प्रदीप दर्शनी, वामा, वनिता, महिला। ठीक है, ये सभी किसके पर्याय हैं, स्त्री के ही पर्याय हैं। फिर आर्तवह स्रोतस के विषय में बताया गया है। तो सुश्रुत ने क्या बोले आर्तवह स्रोतस का, तो आर्तवह स्रोतस के मूल के विषय में बताया है। आर्तवह द्वैतयो मूलम गर्भाशय आर्तवहनस्य धमन्या तत्र विबध्या बध्यात्व मैथुन असहिष्णुत्वम आर्तवनाशस्य, अर्थात आर्तवह स्रोतस दो हैं। ठीक है, इनके मूल जो है वो दो हैं। कौन सा गर्भाशय और आर्तवहनी धमनियाँ। तो आर्तवह स्रोतस के दो मूल बताए गए हैं, गर्भाशय और आर्तवहनीय धमनियाँ होती हैं। इनका वेधन होने पर बंधत्व, मैथुन, असहिष्णुता तथा आर्तवनाश लक्षण होते हैं। तो इनका वेधन होने पर क्या है, बंधत्व, मैथुन, असहिष्णुता तथा आर्तव नाश के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये क्या है, आर्तवह स्रोतस में बताए गए। त्रय आर्तव योनि, अर्थात आचार्य भाव मिश्रणी योनि को मनो भावागार मुख्य संज्ञा दी है। ठीक है, तो भाव मिश्र ने क्या है, मनोभावागार की संज्ञा दी है योनि को। ठीक है, इसमें 3 नाड़ियां होती हैं। ठीक है, योनि में कितनी नाड़ियां होती है, 3 नाड़ियां होती है। अब इनके स्थान और इनके क्या क्या फल होते हैं ये चीज ध्यान रखना है। तो 3 नाड़ियों का नाम क्या है, तो समीरणा, चंद्रमासी और गौरी। ठीक है, तो प्रधान नाड़ी जो 3 नाड़ियां हैं उनका नाम क्या है जो योनि में होती है, समीरणा, चंद्रमसी और गौरी।
तो सबसे पहले समीरणा, समीरणा के स्थान क्या बताया गया है, मदनात पत्र, ठीक है, या स्मरात पत्र के पास होता है, ठीक है। तो मदनात पत्र ये स्मरात पत्र के पास में समीरणा नाड़ी का स्थान बताया गया है। अगर इसमें वीर्य गिरता है, ठीक है, तो वो निष्फल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है चंद्रमासी। तो चंद्रमासी जो है उसके स्थान बताया गया है कंदर्पमेह, कंदर्पमेह योनि नली के मध्य होती है, ठीक है। तो योनि नलिका के मध्य में होती है इसके स्थान। तो कंदर्पमेह योनि नलिका के मध्य में इसके स्थान बताया गया है। और इसका फल क्या है, तो कन्या प्रसवनी तथा रति में, ठीक है। तो कन्या प्रसवनी होती है व रति में सुख साध्य होता है, ठीक है। तो ये चीज बताया गया है कि कन्या जो है, जो उत्पन्न होने वाला जो संतान है वो क्या है, कन्या होगी और सुख साध्य है, ठीक है, रति में सुख साध्य है। लास्ट है आपका गौरी। तो गौरी का स्थान बताया गया है उपस्य गर्भ। उपस्य गर्भ में बोला गया है योनि नलिका की अत्यधिक गहराई में स्थित होती है। तो उपस्य गर्भ योनि नलिका की अत्यधिक गहराई में होती है। फल बताया गया है कि पुत्र प्रसवनी बताया गया है कि पुत्र का उत्पन्न होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर योनि की आकृति बताया गया है। तो योनि की आकृति क्या है, शंखनाभि आकृति योनि। इसके अलावा स्त्रव्य आर्तव सब प्रकृतिता तस्या तृतीय लावर्ते गर्भसंज्ञा प्रविष्टिता। अर्थात योनि जो है वो शंख नाभि के आकार की होती है, ठीक है। तो योनि की आकृति कैसी होती है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है शंख नाभि के आकार की होती है। इसमें 3 आर्तव होते हैं। इसके तीसरा जो आर्तव है, जो आर्तव पित्ताशय और पक्वाशय के बीच में होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि पित्ताशय और पक्वाशय के बीच में तीसरा आर्तव होते हैं और इसी में क्या है, गर्भसंज्ञा रहता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर स्तन्य महास्रोतस के विषय में बताया गया है। तो स्तन्य महास्रोतस में बताया गया है स्त्रियों में पुरुष से 3 बहिर्मुख स्रोतस अधिक होते हैं। कौन से स्थान है उसके 3 बहिर्मुख स्रोतस अधिक होते हैं वो, तो दोनों स्तन में एक एक होते हैं, ठीक है। और एक जो है रक्तपथ अर्थात रज वह जो नली है, योनि है, उसमें होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर स्रोतोदुष्टि के लक्षण बताया गया है। तो स्रोतोदुष्टि का लक्षण क्या है, तो अष्टक्षीण दोष है, ठीक है। तो प्रकोपित वात आदि दोष जो स्तन्यवाही स्रोतस है, ठीक है, वहां पे क्या है, स्रोतस को दूषित करके अष्टक्षीण दोष को उत्पन्न करता है। अब अष्टक्षीण दोष कौन से हैं, तो इसको आप दोषों के आधार पर रखना। जैसे कि वात के अंतर्गत 3 आते हैं, पित्त के अंतर्गत 2 आते हैं और कफ के अंतर्गत 3 आते हैं। तो वात में 3 कौन से हैं, तो वैरस्य, फेन संघात और रौक्ष। तो वैरस्य, फेन संघात और रौक्ष ये वात के अंतर्गत है। पित्त के अंतर्गत आता है विवर्णता, दुर्गंध युक्त, ठीक है। तो विवर्णता और दुर्गंध युक्त पित्त के अंतर्गत है। कफ के अंतर्गत आता है स्निग्धता, पिच्छलता और गौरवता। तो कफ के अंतर्गत आता है स्निग्धता, पिच्छलता और गौरवता। तो ये आपको याद रखना है अष्टक्षीण दोष। नेक्स्ट है धमनी। तो धमनी के 2 प्रकार हैं, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। ऊर्ध्वगामी जो धमनी है उसके विषय में बताया गया है कि द्वैस्तन्यम स्त्री वहतम स्तन्य संसृता ते एव शुक्र नरस्य स्तंभ्या अभिबहलम। अर्थात स्त्रियों के स्तनों में स्तन्य वहन करने हेतु 2 धमनियां होती हैं, वे ही पुरुषों के स्तनों में रहकर शुक्र का वहन करती हैं। तो स्त्रियों के स्तनों में स्तन्य वहन करने हेतु 2 धमनियां होती हैं, वे ही पुरुष के स्तनों में रह करके शुक्र का वहन करती हैं। फिर बोला गया है अधोगामी धमनी। तो अधोगामी धमनी में बताया गया है शुक्र वह द्वय शुक्र प्रदुर्भाषे द्वय विसर्गाय ते एव रक्ताभिहतो वृशिष्य नरीणम आर्तव संज्ञम। यानी कि पुरुषों में शुक्र का प्रादुर्भाव के लिए 2 धमनियां होती हैं और पुरुषों में शुक्र के विसर्ग के लिए भी 2 धमनियां होती हैं। इस प्रकार से 4 धमनियां होती हैं। वे ही स्त्रियों में रक्त का क्या करती है, अभिवहन करती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। फिर स्त्री में भी प्रादुर्भाव के लिए आर्तव के 2 धमनियां होती हैं और विसर्ग के लिए भी 2 धमनियां होती हैं। तो ये हो गया धमनियां। बात करते हैं सिराओं की संख्या। तो श्रोणी में जो सिराएं हैं उनकी संख्या 32 बताया गया है, ठीक है। तो स्त्रियों की श्रोणी में सिराओं की संख्या कितनी है, 32 है, जिसमें से वात वह सिरा 8 है, पित्त वह सिरा 8 है, कफ वह सिरा भी 8 है व रक्त वह सिरा भी 8 है, ठीक है। तो वात, पित्त, कफ और रक्त सभी को 8-8 है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इनमें 8 अवैध सिराएं हैं, ठीक है। तो अवैध सिराओं की संख्या कितनी बताई गई है, तो अवैध सिराओं की संख्या 8 बताई गई है, ये चीज याद रखना। जिसमें से विकट 4 हो गया और कटिक तरुण ये भी 4 हो गया। तो अवैध सिराओं की संख्या कितनी है, 8 है
ठीक है, जिसमें विकट 4 है और कटिक तरुणी 4 है। फिर मर्म के विषय में बताया गया है कि वक्ष मर्म के अंतर्गत स्तनों में स्थित स्तन रोहित और स्तन मूल दोनों को अलग अलग यानी कि 4 मर्मों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसके विषय में बात कर लेते हैं, इसके प्रमाण, स्थान, प्रकार, आघात से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो स्तन रोहित जो मर्म है, इसका स्थान है स्तनों के 2 अंगुल ऊपर होते हैं। तो स्तन रोहित जो मर्म है वो स्तनों के 2 अंगुल ऊपर होते हैं। और स्तन मूल जो है, ठीक है, तो स्तन मूल जो मर्म है वो स्तनों के 2 अंगुल नीचे होते हैं। संख्या दोनों की 2-2 ही है। ठीक है, प्रकार के विषय में बात करें तो स्तन रोहित और स्तन मूल दोनों में क्या अंतर है, तो सिमिलैरिटी पहले देख लेते हैं। तो दोनों कालांतर प्राणहर मर्म है। ठीक है, तो कालांतर प्राणहर मर्म है दोनों। अब डिफरेंशिएशन क्या है, तो स्तन रोहित जो है वो मांस मर्म का प्रकार है और स्तन मूल जो है वो सीरा मर्म का प्रकार है। प्रमाण के विषय में बात करें तो स्तन रोहित अर्ध अंगुल प्रमाण है और स्तन मूल का 1 अंगुल प्रमाण है। आघात पर क्या लक्षण देखने को मिलता है स्तन रोहित में, तो रक्तपूर्ण कोष्ठता, श्वास काश से मृत्यु हो जाती है। तो रक्तपूर्ण कोष्ठता, श्वास काश से मृत्यु हो जाती है अगर स्तन रोहित के ऊपर आघात होता है तो, और स्तन मूल के ऊपर आघात होता है तो कफपूर्ण कोष्ठता, श्वास काश से मृत्यु हो जाती है। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, आचार्य सुश्रुत एवं वांग भट्ट ने अस्मरी चिकित्सा में 8 मर्मों को आघात से बचाने का निर्देश दिया है। तो आचार्य जो सुश्रुत तथा वांग भट्ट है उन्होंने अस्मरी चिकित्सा में 8 मर्म स्थानों को आघात से बचाने का निर्देश दिया है। ठीक है, अगर उनमें आघात होगा तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे और वो मर्म कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। तो पहला है मूत्रवह। तो मूत्रवह में अगर आघात हो गया, इसको पहले बचाना है। अगर वस्ती है, यहाँ पे आघात हो गया तो क्या होगा, इससे क्या है, मरण वस्ती में मूत्र का पूरण हो जाएगा। ठीक है, तो मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा मरण यानी कि मृत्यु हो सकती है अगर मूत्र वह स्रोतस में आघात हुआ तो, सॉरी मूत्र मर्म में आघात हुआ तो। ठीक है, इसके अलावा वस्ती में क्या होगा, मूत्र पूरण हो जाएगा। शुक्रवह में अगर आघात हुआ तो क्या होगा, तो मरण होगा और क्लैवे की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार मुस्क स्रोतस है, उस मर्म में आघात होने पर ध्वज भंग होगा। ठीक है, मूत्र प्रसेक, इसमें आघात होने पर क्या है, मूत्र क्षरण होगा या मूत्र स्त्राव होगा। सेवनी, इसमें आघात होने पर पेन होगा, रुजा कर्मर्म के अंतर्गत रुजा की उत्पत्ति होगी। योनि में आघात होने पर रुजा की उत्पत्ति होगी। फिर गुदा में आघात होने पर सद्य मृत्यु हो जाती है। फिर वस्ती में बताया गया है कि अस्मरी के प्राण के अतिरिक्त अन्य व्रण से सद्य मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेशी के विषय में। तो सुश्रुत ने 500 पेशियों का वर्णन किया है। ठीक है, पुरुषों में, और 520 पेशियों का वर्णन स्त्रियों में किया है। तो सुश्रुत ने 500 पेशियों का वर्णन पुरुष में किया है और 520 पेशियों का वर्णन स्त्रियों में किया है। फिर प्रत्येक स्तन में 5 पस, तो टोटल 10 हो गए। इसके अलावा अपत्य मार्ग में 4 हैं, जिसमें से 2 अभ्यंतर और 2 मुखाश्रित हैं। फिर गर्भ छिद्र में 3 पेशियां होती हैं और शुक्रार्थ प्रवेशनी भी 3 पेशियां होती हैं। तो गर्भ छिद्र में 3 पेशियां हैं और शुक्रार्थ प्रवेशनी भी 3 पेशियां हैं। फिर नेक्स्ट है श्रोणी के विषय में बताया गया है। तो श्रोणी के विषय में क्या बताया गया है, श्रोणिस्त्रो संरुद्धेर दस्त स्मंदितो परितना विभागा। ठीक है, ये डलहन ने बोले हैं कि उरु संधि के नीचे एवं स्मर मंदी के ऊपर के भाग को श्रोणी कहते हैं। ठीक है, तो स्मर मंदिर और के ऊपर का भाग और उरु संधि के नीचे का भाग, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, श्रोणी कहलाएगा। श्रोणी का यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो बताया गया है कि कैसे मेजरमेंट करना है। तो पुरुषों का उरु के बराबर तथा स्त्रियों के श्रोणी के बराबर 24 अंगुल का होता है। इसी प्रकार पुरुषों के कटी के बराबर और स्त्रियों के उरु के बराबर 18 अंगुल होते हैं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। फिर श्रोणी में अस्थियां कितनी होती हैं, तो श्रोणी में अगर अस्थियां देखें तो 2 आपकी श्रोणी फलक अस्थि होती है और 1 भग्न अस्थि होती है। ठीक है, तो श्रोणी फलक 2 होंगे और भग अस्थि 1 होगा। तो इस प्रकार से टोटल 3 अस्थि होती हैं। फिर श्रोणी में संधियों की संख्या के विषय में बात कर लेते हैं। तो त्रय कटी कपालेशु, ठीक है, तो कटी कपाल में 3 संधियां होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका गूद भग नितंब, ये क्या है, समुद्ग है। ठीक है, कटी कपाल में तुन्न सेवनी संधि होती है। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया श्रोणी यानी कि पेल्विक रीजन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भग यानी कि वल्वा। तो इसका जो प्रमाण है वो कितना बताया गया है, तो भग का विस्तार कभी पूछा जाता है, एमसीक्यू बनेगा तो यहाँ पर से बन सकता है कि भग का विस्तार कितना होता है, तो 12 अंगुल होता है। तो भग का विस्तार कितना होता है, 12 अंगुल होता है। डल्हन ने भग से योनि एवं विस्तार से
रंध्र का अर्थ माना है। इस द्वादश परिणाम को कामसूत्र वर्णित हस्तनी जाति की स्त्रियों का भग का प्रमाण बताया गया है। तो क्या बताया गया है? भग यानी कि वल्वा, द्वादश अंगुली भग विस्तार यानी कि भग का विस्तार 12 अंगुल बताया गया है। डलहन ने भग से योनि एवं विस्तार से रंध्र का अर्थ मानकर इस द्वादश परिणाम को कामसूत्र वर्णित हस्तनी जाति की स्त्रियों का भग प्रमाण बताया है। डलहन ने इसका आकार पिपली पत्र सदृश बताया है। तो भग का आकार कैसा बताया है? पिपली पत्र सदृश बताया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्लैटोरिस, ठीक है, जिसे भग्न शिश्न बोले जाते हैं, स्मृत पत्र भी बोलते हैं जिसको। तो इसके विषय में बताया गया। इसका वर्णन आचार्य डलहन ने किया है। बड़े पीपल पत्र सदृश आकृति के अंग भग के ऊपर के भाग में स्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बड़े पीपल पत्र सदृश आकृति के अंग भग के ऊपर के भाग में स्थित होते हैं। इसके नीचे आर्तवहन का स्थान या योनि बहिर्मुखी होते हैं। कामोत्तेजना के समय यह जो है अत्यंत हर्षण युक्त होते हैं। इसके लिए स्मर मंदिर शब्द भी आया है। आचार्य भाव मिश्र ने इसे मदन पत्र शब्द माना है, ठीक है। तो इसे मदन पत्र शब्द कहा है, ये चीज ध्यान में रखना। ये क्लैटोरिस के विषय में बताया गया है, ठीक है, भग्न शिश्न। फिर है गर्भाशय, यूट्रस। तो यूट्रस के विषय में क्या बताया गया है? तो यूट्रस के विषय में बताया गया स्त्रीणाम गर्भयो अष्टम, यानी कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा एक 8वां आशय गर्भाशय होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका बताया गया है पित्त पक्वाशयों मध्य गर्भ संज्ञा यत्र गर्भ तिष्ठित, अर्थात यह जो है गर्भाशय शंखनाभि आकृति योनि के तीसरे आर्तों में पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में स्थित गर्भ का आधान होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यथा रोहित मत्स्य मुख भवंती रूपतः तथा स्थानम तथा रूपम गर्भ संज्ञा विदुर्बधम, यानी कि भाव मिश्र ने कहा है कि रोहित मत्स्य का स्पष्टीकरण करते हुए मत्स्य की जल के मध्य की स्थिति से ही गर्भाशय की पित्त पक्वाशय अंतर स्थिति की तुलना की गई है, ठीक है। तो भाव मिश्र ने रोहित मत्स्य आकृति का स्पष्टीकरण करते हुए मत्स्य की जल के मध्यम की स्थिति के समान ही गर्भाशय पित्त और पक्वाशय के अंतर में स्थित होते हैं, ये बताया है। तो ये चीज थोड़ा याद रखना पोजीशन। इसके अलावा अस्मरी चिकित्सा अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने स्थिति बस्ती के, ठीक है, तो अस्मरी चिकित्सा अध्याय में गर्भाशय की स्थिति क्या बताया है आचार्य सुश्रुत ने? तो जो है बस्ती के पार्श्व में वर्णित किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे वय का वर्गीकरण भी देख लेते हैं, ठीक है। तो वय का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है कि बाल्यावस्था किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बाल्यावस्था के अंतर्गत 3 आते हैं, 3 भाग में क्लासिफाइड किया गया बाल्यावस्था को। बाला, मुग्धास्थ यानी कि कुमारी, और रजुमती यानी कि रजुदर्शन अवस्था। बाला किसको बोलेंगे? तो 10 वर्ष तक बाला कहेंगे। मुग्धावस्था किसको बोलते हैं? तो मुग्धावस्था या कुमारी 10 से 12 वर्ष तक बोलेंगे, और रजुमती यानी कि रजुदर्शन की अवस्था 12 से 16 वर्ष तक बोलेंगे। फिर है मध्यम अवस्था। तो मध्यम अवस्था को फिर से 3 भाग में क्लासिफाइड किया गया है। युवती यानी कि प्रौढ़ यौवन अवस्था या वृद्धि की अवस्था, जिसे तरणी भी बोला जाता है। फिर है प्रौढ़्यावस्था या अधिरूढ़ या प्रगल्य बोला जाता है, और वृद्धावस्था। ये 3 भाग है। तो युवती कब तक बोलेंगे? तरुणी हो गया, या तो यौवन अवस्था, वृद्धि की अवस्था कब तक बोलेंगे? तो 16 से 40 वर्ष तक बोला जाता है। प्रौगण्यावस्था या अधिरूढ़ ये जो है 40 से 50 वर्ष तक बोलेंगे, और वृद्धावस्था 50 वर्ष के बाद में बोलते हैं। फिर वृद्धावस्था 50 से 55 वर्ष के बाद में वृद्धावस्था आता है, तो ये चीज याद रखना। फिर शारीरिक परिवर्तन व दोष की स्थिति के विषय में बात करते हैं। तो शारीरिक परिवर्तन व दोष की स्थिति, तो पहला आपका बताया है सर्वगुण शरीर शारीरिक वृद्धि होती है। सर्व यानी कि संपूर्ण शरीर की क्या है? वृद्धि होती है। तब क्या होता है? तो सर्वगुण शरीर की वृद्धि होना, ये सुधार लेना, सर्वगुण शरीर की वृद्धि होना। तब क्या हो रहा है? इससे अपने को कैसा पता चलेगा कि कफो लवण पित्त युक्त पित्त वायुहीन, ठीक है, यानी कि कब की बहुलता है? पित्त वायुहीन है, ठीक है, जब यह परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है स्तन व योनि वृद्धि, ठीक है। तो स्तन और योनि की अगर वृद्धि हो रहा है तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कफ जो है, कफ लवण पित्त मध्यम है और वायुहीन है, ठीक है। तो ये आपको दोष की स्थिति बताएगा। नेक्स्ट है रजु दर्शन प्रारंभ एवं
पूर्ण रूपेण स्त्री गर्भाधान योग्य, ठीक है। तो रजो दर्शन का प्रारंभ होना और पूर्ण रूप से स्त्री गर्भाधान योग्य है, ये कब पता चलेगा? तो कफ पित्त बढ़ा रहेगा और वायुहीन रहेगा तब। इसी प्रकार उच्चतम प्रजनन शक्ति, ठीक है, संपूर्ण अंग, सर्वगुण व संपूर्णता, यह जो है आपको कब पता चलेगा? तो पित्त बढ़ा हुआ रहेगा, कफ मध्यम होगा और वायुहीन है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा इस अवस्था में। फिर नेक्स्ट है अल्प प्रजनन शक्ति, यह रजोनिवृत्ति के लक्षण का प्रारंभ। तो अल्प प्रजनन शक्ति व रजोनिवृत्ति के लक्षण का प्रारंभ ये कब देखने को मिलेगा? तो पित्त बढ़ा हुआ रहेगा, वायु मध्यम होगा और कफहीन होगा। तो फिर है रजोनिवृत्ति। तो रजोनिवृत्ति का क्या बताया गया है कि पित्त बढ़ा हुआ रहेगा, वात बढ़ा हुआ रहेगा, पित्त मध्यम होगा और कफहीन होगा। तो फिर इसके बाद में सर्वागीण क्षय, ठीक है। तो संपूर्ण अंग का क्षय अवस्था, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? तो वात बढ़ा हुआ होगा, पित्त और कफ जो है वो हीन होगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन इसके आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।